ऋषभ आहान को रोक लेता है, इसलिए नरेश वहां से भाग जाता है। आहान समझ नहीं पाता है कि ऋषभ ने ऐसा क्यों किया था। सुहाना ऋषभ के साथ चली जाती है और आहान जेनी से पर्ल के बारे में पूछता है। हेमराज नरेश से कहता है कि उसे आहान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो किसी और को भेज देगा। जब आहान और जेनी होटल में पहुंचते हैं तब स्टाफ मेंबर उन्हें बताते हैं कि दीपाक्षी वहां से चेकआउट करके चली गई है। दीपाक्षी के चेकआउट के बारे में सुनने के बाद आहान के मन में सबसे पहला ख्याल नरेश का आया था। उसने नीतू से वादा किया था कि वो दीपाक्षी को लेकर आएगा, पर अब दीपाक्षी उसके पास ही नहीं थी। वो इस वक्त बहुत परेशान और बेचैन हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दीपाक्षी को कैसे ढूंढ पाएगा। इतने में जेनी ने उससे पूछा, क्या हुआ विराट सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आहान ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। आहान को गुस्सा तो आ गया था, पर जब उसने जेनी का उदास चेहरा देखा तब उसे लगा कि वो बिना मतलब के ही जेनी से ज्यादा रूड हो गया है। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, सॉरी, दरअसल मेरे साथ एक लड़की थी जो अब यहाँ से चली गई है, मैं उसे लेकर परेशान हूँ। जेनी ने कुछ नहीं कहा, बस वो एम्बैरेसिंगली स्माइल करने लगी। उसे नहीं पता था कि आहान और उस लड़की में क्या रिश्ता था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल भी नहीं किए। वो आहान के साथ वहीं खड़ी थी, तभी अचानक से आहान ने कहा, जेनी, क्या तुम नरेश चोपड़ा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो। जेनी का दिल घबराने लगा था। उसने मन में सोचा कि उसके अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि उसे अपनी मौत की वजह को ढूंढना पड़े। वो आहान के सवाल को टालना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करेगी। पहले जेनी कुछ फनी कहना चाहती थी, पर जब उसने आहान के सीरियस एक्सप्रेशन देखे तब उसने भी सीरियस टोन में कहा, नरेश चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है, उसके पीछे डेजर्ट वुल्फ चौहान फैमिली के लोग हैं। इस डेजर्ट में नरेश चोपड़ा को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आहान ने इम्पेशेंट ही कहा, मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता हूँ, वो मुझे कैसे मिल सकता है। आहान जिस तरह जेनी को देख रहा था वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर आप नरेश चोपड़ा को ढूंढना चाहते हैं तो एक ही फैमिली है जो आपकी मदद कर सकती है, वर्मा फैमिली। आहान ने जेनी को धीरे से कहा, ठीक है, फिर मुझे वर्मा फैमिली के पास लेकर जा। जेनी उनके पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुहाना को ले गए थे। उसे उनका सुहाना के साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं लगता था। इधर वो आहान से बहुत डर रही थी, वो किसी भी तरह से उसे ऑफेंड नहीं कर सकती थी। बिना मना करे वो आहान की बात मान गई और उसने उसे वर्मा फैमिली का पता बता दिया। वर्मा फैमिली ने पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उनका नाम हो। बस उनकी जो पुश्तैनी जायदाद थी वो उन्हें बाकी लोगों से ऊपर रखने के लिए काफी थी। वर्मा मेंशन पहुंचने के बाद आहान एक लॉन में बैठा था। इस वक्त चारों तरफ पत्तियां बिखरी हुई थी और फूल भी पेड़ों से झड़ रहे थे। आहान चेयर पर बैठा था और उसके पास कोई खड़ा था। उसके सामने टेबल पर स्नैक्स और चाय रखे हुए थे। कोई भी फैमिली मेंबर अभी तक बाहर नहीं आया था, इसलिए आहान उनका इंतजार कर रहा था। पास में एक लेडी एक छोटे बच्चे को खिला रही थी। उस बच्ची ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और वो शायद उस घर के मालिक की बेटी थी। बीच बीच में उनके हंसने की आवाज भी आ रही थी। जब आहान उस तरफ देख रहा था तभी वहां पर एक लड़का आया। उसकी उम्र लगभग आहान जितनी ही थी और उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उसके हाथ और टांगे बहुत पतले और लंबे थे। वो बहुत हैंडसम था और शायद उस घर का बेटा था। आहान को देखकर वो लड़का उसके पास आ गए और उसने स्माइल करते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम वीरेन वर्मा है, आपका नाम क्या है। आहान ने जवाब दिया, आहान रायज़ादा। ये नाम सुनकर वीरेन की आंखें बड़ी हो गई और वो बहुत शॉक हो गया। आहान को उसके इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ नहीं आया और फिर उसने कहा, आहान रायज़ादा, क्या आप वही हैं जिन्होंने स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर को हराया था? मतलब क्या वो आपको ही जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? आहान ये सुनकर बिटरली स्माइल करने लगा। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था और लो प्रोफाइल रखना चाहता था, पर उसकी जिंदगी में हो रही इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा करना मुश्किल था। जब आहान ने देखा कि वीरेन भी स्माइल कर रहा है और उसका उससे भिड़ने का कोई इरादा नहीं है, तब आहान ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। स्काई हिल स्कूल को मुझे लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैं चाहकर भी उसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। वीरेन इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था और इसलिए उसने स्माइल किया और कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप वर्मा मेंशन में आए हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इस वक्त दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे
और आहान फील कर पा रहा था कि वीरेन भी मार्शल आर्टिस्ट है, पर उसका लेवल कितना है ये आहान अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। वीरेन की बात का आहान ने बहुत सीधा जवाब दिया। उसने कहा, मैं यहाँ वर्मा फैमिली से रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ये सुनकर वीरेन के मन में बहुत सारे सवाल आए, पर उसने सिर्फ एक बात कही, जितना मैं जानता हूँ अगर कोई चीज आपके लिए मुश्किल है तो वो सिंपल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप हमारी मदद स्काई हिल स्कूल के मैटर में चाहते हैं तो फिर मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि वीरेन ने उसके बारे में एक ओपिनियन बनाया होगा। वीरेन ने स्काई हिल स्कूल के मैटर में मदद करने के लिए मना किया था, पर कोई और मदद करने के लिए नहीं। आहान ने कहा, स्काई हिल स्कूल का मैटर सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, वो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। ये बात सुनकर वीरेन सिर्फ स्माइल कर रहा था। आहान ने अपनी आगे बात कंटिन्यू की, मैं यहाँ पर वर्मा फैमिली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। आई होप वर्मा फैमिली मेरी ये छोटी सी मदद कर देगी। जो भी प्राइस है वो नेगोशिएट किया जा सकता है। वीरेन ने क्यूरियसली पूछा, आपको हमसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप वॉर अलायंस के पास भी जा सकते हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। आहान ने कहा, वॉर अलायंस के पास ये इन्फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है, इस वजह से ही मैं डेजर्ट की सबसे पावरफुल फैमिली के पास आया हूँ। अपने फैमिली की तारीफ सुनने के बाद वीरेन की आंखें चमकने लगी, पर वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने पूछा, अगर वॉर अलायंस के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास होगी या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर भी आप बताइए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आहान ने कहा, मुझे किसी को ढूंढना है। वीरेन ने पूछा, किसे? आहान ने जवाब दिया, नरेश चोपड़ा। वीरेन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ देर आहान को देखता रहा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, नरेश चोपड़ा डेजर्ट वुल्फ का आदमी है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यानी वर्मा फैमिली उसे ढूंढ रहे हैं तो डेजर्ट वुल्फ को लगेगा कि हम उनसे पंगा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद करना नहीं चाहता हूँ, पर बात यह है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। आहान को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्मा फैमिली डेजर्ट वुल्फ से डरती है? वीरेन ने स्माइल किया और कहा, आपको ऐसे टैक्टिक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। डेजर्ट में सिर्फ दो ही फैमिलीज है जो बहुत पावरफुल है, वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ। हम दोनों ने एक दूसरे के बिजनेस में कभी टांग नहीं अड़ाई है और अपने काम से मतलब रखा है। हमें उन्हें प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है। वीरेन की स्टबर्ननेस देखकर आहान ने कहा, मुझे आपसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना। वीरेन ने कहा, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आहान बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। उसे लगा कि वर्मा फैमिली इसकी मदद जरूर करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। आहान चाहता तो वो वीरेन को मना सकता था, पर उसकी फर्मनेस देखकर आहान को लगा कि वो नहीं मानेगा। कुछ देर की शांति के बाद वीरेन ने कहा, आहान, मैं नहीं जानता कि आपकी और नरेश चोपड़ा की क्या दुश्मनी है, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि डेजर्ट वुल्फ से पंगा लेना सही नहीं है। एक बार जो उन्हें ऑफेंड करता है फिर वो बच नहीं सकता है, वो उसे मार कर ही दम लेते हैं। आहान को बात की सीरियसनेस समझ आ रही थी, इसलिए उसने भी सीरियस टोन में पूछा, क्या ये डेजर्ट वुल्फ सच में इतने पावरफुल है? ये बात सुनकर वीरेन को अंदाजा हो गया था कि आहान को डेजर्ट वुल्फ के बारे में पता नहीं है, इस वजह से उनके बारे में वो जानना चाहता था। वीरेन आहान के सवाल का जवाब ना दे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। उसने कहा, अगर मुझे आपको डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताना है तो मुझे पहले वुल्फ्स के बारे में बताना पड़ेगा। वुल्फ्स? वो क्या? आहान ने पूछा। वुल्फ्स डेजर्ट वुल्फ्स के वेपन्स है जो लोगों को मारते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान लेना है। जब तक वो जान ले सकते हैं वो डेजर्ट वुल्फ फैमिली का हिस्सा है। ये सब सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या ये वुल्फ्स इतने खतरनाक हैं? वीरेन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, आप जितना सोच नहीं सकते हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त उनके एग्जिस्टेंस का कारण सिर्फ और सिर्फ ये वुल्फ्स है। आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर वर्मा फैमिली डेजर्ट में नहीं रह पाएगी। अगर वो वर्मा फैमिली के पीछे पड़ गए फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर वर्मा फैमिली इतनी कमजोर भी नहीं है कि इतनी आसानी से हिलाई जा सके। वीरेन ये बातें बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा था। उसका ये कॉन्फिडेंस सिर्फ
वर्मा फैमिली की वजह से था। जब वीरेन ने उसकी मदद करने से मना कर दिया तब उसका वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने वीरेन को देखा और कहा, आपने मुझे ये डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू। मेरे और डेजर्ट वुल्फ के रशेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अब हमारा आमना सामना होना तो तय है। जब मेरा उस वुल्फ पैक से सामना होगा तब क्या होगा ये सिर्फ भगवान ही जानता है। आपके इन्फॉर्मेशन और रिमाइंडर के लिए थैंक यू, और मैंने आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। आप मुझे माफ कर देंगे आई होप। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, आहान आप यहाँ आए हैं इसलिए हमारे गेस्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ रुक जाएं। वैसे भी कल हमारे घर में एंगेजमेंट फंक्शन है, अगर आप रुकेंगे और उसे अटेंड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आहान कुछ सोचने लगा। जब आहान को पता चलता है कि एक लड़की वहाँ गई थी और 2 दिन बाद आई थी तब वो उससे मिलने जाता है। वो लड़की आहान को 20 लाख रुपए के बदले में वहाँ का पता बता देती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तब उसका सामना आशु नाम के आदमी से होता है। उन दोनों को लड़ता देख एक लड़की आकर उन्हें रोकती है जो कहती है कि उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए। उस लड़के की बातें सुनकर आहान को भरोसा हो गया था कि दीपाक्षी उनके पास है। आहान ने कहा, तुम कल रात को जिस लड़की को लाए थे मुझे वो वापस चाहिए। उस लड़की के चेहरे पर अब भी स्माइल थी। उसने स्माइल करते हुए ही कहा, ओके मैं देख कर आती हूँ। अगर वो लड़की आ गई तो आप उसे ले जा सकते हो, पर अगर वो नहीं आई तो फिर आपको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। आहान ने तुरंत हैरानी में पूछा, अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वो कहाँ है उसके आने के बाद ही पता चल सकता है। पर आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। वो लोग दीपाक्षी को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सामान है। ये सुनकर आहान को अजीब लगा, पर उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। उसने कहा, आई होप तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की से स्माइल करके रूम से बाहर चली गई। अब रूम में बस आहान और आशु बचे थे। कुछ देर बाद एक मेड ने आहान को चाय सर्व की। आहान ने चाय के कप को ध्यान से देखा पर उसने चाय नहीं पी। उसे नहीं पता था कि वो कैसे लोगों के बीच में है, इसलिए आहान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो। वो शुरू से ही सावधान रहना चाहता था। बहुत देर बैठने के बाद जब वो लड़की नहीं आई तब आहान जाकर देखना चाहता था कि वो लड़की कहाँ गई है, पर आशु ने उसे रोक लिया। उसने कहा, उसकी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते हो। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने कहा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। जब आहान ने ये बात बोली तब आशु के चेहरे पर अलग सा एक्सप्रेशन आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान से फाइट करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता है। आहान भी तैयार था पर दोनों एक दूसरे पर अटैक कर पाते उससे पहले ही वो लड़की वापस आ गई थी। उसने जब देखा कि ये दोनों लड़ने वाले थे तब उसने कहा, तुम आदमी भी अजीब हो, बस जब देखो लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हो। थोड़ी शांति नहीं रख सकते हो क्या? हाँ, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। वो आगे चलने लगी और उसके पीछे आहान चल रहा था। आहान ने उस लड़की से पूछा, जिससे मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है? आहान उसे घूर रहा था पर उस लड़की के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत मिस्टीरियस फीलिंग दे रही थी और आहान जानता था कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। वो आहान को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी पर आहान ऐसा लड़का नहीं था। उस लड़की ने फाइनली स्माइल करते हुए कहा, वो अभी तक आई नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आए कि नहीं। हमारे पास लड़कियां वापस शाम तक ही आती हैं। आहान ने गुस्से में कहा, अभी वो कहाँ है? उस लड़की ने कहा, मैंने कहा ना, हमें नहीं पता वो कहाँ है। वो जब आएगी तभी पता चलेगा। कुछ देर यहाँ रुको, वो आ जाएगी। इतने में आहान को बहुत गुस्सा आया और उसने उस लड़की के हाथ से चाकू लेकर उसके गले के पास ले आया। आहान कभी किसी औरत पर अटैक नहीं करता था, इसलिए उसे ये सब करते हुए बहुत अजीब लग रहा था। पर फिर उसने मन में सोचा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे दीपाक्षी के बारे में कभी नहीं पता चलेगा। मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा पर इसे डराकर दीपाक्षी की लोकेशन जानूंगा। इसके बाद उसने उस लड़की से कहा, बताओ वो लड़की कहाँ है जिसे तुम लोग कल आए थे? उस लड़की के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने बहुत कामली कहा, सर आप चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं आपको उसका पता नहीं बता सकती हूँ और ना ही वो आपको शाम से पहले मिल सकती है। आहान एक ही बार में उसकी जान ले सकता था, पर फिर वो लड़की बहुत शांत थी। वो न घबराई और ना ही उसने आहान के लिए कुछ कहा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी शांत कैसे हो सकती थी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता?
उस लड़की ने सेम टोन में जवाब दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक ही बार में मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरी जान लेना क्यों चाहते हैं। मैं चुप कर सकती थी, मैंने कर दिया। आहान इस वक्त बहुत हैरान था। वो लड़की तो बिल्कुल डर नहीं रही थी, पर आशु भी वहां चुपचाप खड़ा था और उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आहान ने कहा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अगर तुमने मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस लड़की ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि मुझे मारने से आपको वो मिल जाएगी तो आप मुझे मार सकते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने मान लिया था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। आहान चाकू उसके गले के बहुत करीब ले आया था। चाकू अब उसके गले को टच कर रहा था, फिर भी वो लड़की न चिल्ला रही थी और न ही घबरा रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसते हंसते अपनी मौत एक्सेप्ट कर रही है। आहान समझ गया था कि उसे डराने धमकाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसने उसे छोड़ दिया है। उस लड़की ने भी अब चैन के सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने बहुत मासूमियत से कहा, आप बहुत खतरनाक हैं। आप इतनी खूबसूरत और नाजुक लड़की को मारना चाहते हैं। ये करते हुए आपके हाथ शिवर नहीं किए? आहान ने उसे गुस्से से देखा। उसकी मासूमियत पर आहान एक बार भी पिघला नहीं और उसने रूखी टोन में कहा, बकवास बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर शाम तक मुझे वो लड़की नहीं मिली तो फिर अच्छा नहीं होगा। उस लड़की ने बहुत सीरियस टोन में कहा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो आपको शाम को मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी यही हूँ और चाकू भी आपके हाथ में है। आहान के पास उन लोगों पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आहान मेन हॉल में शाम होने का इंतजार कर रहा था। उस लड़की ने आहान से कहा, सर आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगे? आहान ने कहा, नहीं। इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई और कुछ देर बाद फिर से आहान के पास आई। आहान इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और दीपाक्षी के बारे में सोच रहा था। वो लड़की आहान के पास बैठ गई और उसने कहा, हम इतनी देर से साथ हैं, पर फिर भी मुझे आपका नाम नहीं पता है। वैसे मेरा नाम जेनी है, आपका नाम क्या है? आहान ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। वो उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब जेनी उसके और पास आ गई और उसके हाथों को अपने अराउंड लेकर उससे चिपक कर बैठ गई। आहान को बहुत अजीब लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। पर जेनी नहीं रुकी। उसने अपने हाथों को आहान की चेस्ट पर रख लिया और उसके बहुत करीब आकर बैठ गई। तब आहान ने कहा, क्या चाहे? हाउ डेयर यू टच मी? हाँ। जेनी ने स्माइल किया और कहा, मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा है। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कोई बहुत पॉपुलर इंसान नहीं हूँ, मेरा नाम विराट खुराना है। आहान ने उस लड़की को अपना असली नाम नहीं बताया था। जेनी ने आहान की तरफ देखा और कहा, विराट खुराना? ये नाम तो मैंने कभी पहले नहीं सुना। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना मिस्टर विराट खुराना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अभी बहुत लोग मेरे बारे में जानते ही नहीं, आहान ने कहा। जब जेनी ने देखा कि आहान को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तब वो कुछ देर तो चुप रही, पर फिर उसने कहा, ऐसे मैंने देखा है कि आपके मार्शल आर्ट मूव्स तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि लोग आपको जानता नहीं होगा। आहान ने इसका जवाब सार्कास्टिकली दिया, ऐसे मैंने देखा है कि आप लोगों के मार्शल आर्ट मूव्स भी कुछ कम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे लोग हैं। जेनी ने स्माइल किया और कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि हम अच्छे लोग हैं। अगर आपको मेरी वजह से इस बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो फिर सॉरी। आहान ने पूछा, तुम अच्छे लोग तो नहीं हो, फिर तुम कौन सा गलत काम कर रहे हो? जेनी धीरे से हंसी और उसने कहा, ज्यादा कुछ बुरा नहीं कर रहे, बस कुछ पैसे कमा रहे हैं। हमारे भी तो फैमिलीज हैं। आहान ने मन में सोचा, इन लोगों में इंसानियत तो जैसे खत्म हो गई है। इसके बाद उसने जेनी से कहा, तो क्या तुम लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो? जेनी ने जवाब दिया, प्लान तो है, हम वो पूरा कर पाएंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता। अगर आपके जितने कोई पावरफुल मिले तब कोई बात हो सकती है। आहान ने कहा, तुम लोग खूबसूरत लड़कियों को किडनैप करते हो और किसी तरह उनका ब्रेन वॉश कर देते हो, पर तुम ये सब करते क्यों हो? जेनी ने आहान की बात सुनी पर वो कोई जवाब देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, मैं आपको इसके आगे कुछ नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको जानना है तो फिर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जेनी उसे बहुत सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसके बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे
इसलिए आहान ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जेनी ने भी अब कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि आहान को एक बार गुस्सा दिलाना काफी था, और अगर उसने फिर से उससे बात करने की कोशिश की तो फिर वो आहान से बच नहीं पाएगी। जेनी आहान से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। दोनों काफी देर वहां आराम कर रहे थे, तभी रूम में आशु आया। वो बहुत हड़बड़ाया हुआ था। आते ही वो जेनी के पास आया और उसने उसके कान में कुछ बोला। जैसे जैसे वो बोल रहा था, जेनी के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे और उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था। उसने तुरंत आहान से कहा, सर, कोई आया है, आप ऊपर रूम में जाकर चुप क्यों नहीं जाते हैं? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा कौन आ गया है जिससे तुम इतना डर रही हो? अगर तुम उस लड़की को यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जेनी ने कहा, सर, हमें इस मामले में आपकी मदद नहीं चाहिए, इसे हम खुद हैंडल कर लेंगे। और रही बात उस लड़की की, तो वो यहाँ भी नहीं आ सकती है, आप प्लीज ऊपर जाइए। आहान को इनके मामलों में नहीं पड़ना था, इसलिए वो भी मान गया और ऊपर चला गया। क्या वहाँ ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आहान को उनकी मदद करनी पड़ेगी? आहान श्रीकांत को 3 करोड़ रुपए देकर जमीन का मैटर सॉल्व कर देता है। इससे शैलेश के पिता को गुस्सा आता है। वो थैंकफुल भी होते हैं, पर जताते नहीं है। नीतू और शैलेश के पिता आपस में बात कर रहे होते हैं जो आहान को समझ नहीं आती। तभी वहाँ शैलेश आ जाता है। नीतू उस बूढ़े आदमी को सोचने के लिए एक दिन का टाइम देकर चली जाती है। आहान नीतू से पूछता है कि ऐसा क्या है जिसके लिए 2 ग्रैंड मास्टर्स को टीम अप करना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी आहान को कोई जवाब नहीं मिला। उसे हमेशा से लगता था कि उसकी ही पर्सनालिटी ऐसी है, पर अब उसे नीतू से मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे भी ज्यादा काम और कूल लोग हैं इस दुनिया में। नीतू चुपचाप कार की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, गाइस वेट। शैलेश उन दोनों को रोक रहा था। नीतू तो नहीं रुकी, पर आहान रुक गया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? आहान ने पूछा। शैलेश इस वक्त हाँफ रहा था क्योंकि वो भागते हुए उनके पीछे आया था। उसने शायद पहले मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की थी। शैलेश ने सांस लेते हुए कहा, पापा ने कहा है कि उस यंग लेडी को बोल दो कि एक दिन काफी है, कल उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। आहान को इस बात का मतलब समझ नहीं आया, पर वो शैलेश को कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो वहां से चला गया। आहान कुछ देर वहां खड़ा रहा और उस लाइन का मतलब सोचने लगा। इसके बाद उसने नीतू और उस बूढ़े आदमी की कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने गिव अप कर दिया और अपनी कार के पास जाने लगा। जब वो कार के पास पहुंचा तब उसने देखा कि नीतू पैसेंजर सीट का सहारा लेकर बैठी थी और उसने आंखें बंद कर ली थी। आहान ने गहरी सांस ली और फिर कार में बैठ गया। उसने कहा, वो अभी कह कर गया है कि उसके पापा ने कहा है कि एक दिन काफी है। नीतू ने आंखें नहीं खोली और कहा, This old man is getting really more and more alive. आहान को इन दोनों के बीच की मिस्ट्री कभी समझ नहीं आने वाली थी, इसलिए उसने सोचना ही बंद कर दिया। अब क्योंकि उन्हें कल वापस ही आना था, इसलिए आहान ने एक रात के लिए होटल ढूंढा। एक गांव से थोड़ा दूर हाईवे पर उसे एक होटल मिल गया। जगह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर एक रात के लिए ये ठीक ही था। उन दोनों को ही हर सिचुएशन में रहने की आदत थी, इसलिए लो क्वालिटी के होटल से उन्हें दिक्कत नहीं थी। दोनों अलग अलग रूम में रेस्ट करने चले गए। जब आहान हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया तब किसी ने डोर नॉक किया। उसने मन में सोचा, इस वक्त कौन नॉक कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू मुझसे बात करना चाहती है? आहान क्यूरियस था, पर जैसे ही वो डोर खोलने गया डोर नॉक होना बंद हो गया। आहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर कर दिया। फिर से जब डोर नॉक हुआ तब आहान ने सोचा कि कोई उसे परेशान कर रहा है और वो अपने आप डोर नॉक बंद कर देगा जैसे पहले हुआ था, पर ऐसा नहीं हुआ। नॉक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। तब आहान ने डोर खोला। आहान बाहर नीतू को एक्सपेक्ट कर रहा था, पर जब उसने देखा कि बाहर कौन है तो वो हैरान हो गया। उसके सामने लाल बाल वाला श्रीकांत खड़ा था। श्रीकांत भी हैरान था। उसने शौक में कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? 3 करोड़ मिलने के बाद श्रीकांत बहुत खुश था और उसे आहान के अगेंस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि वो तो आहान के और करीब आना चाहता था। आहान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? श्रीकांत ने कहा, हमारी किस्मत में यहाँ मिलना लिखा था, इसलिए हम मिल लिए। आहान को नजर आ रहा था कि वो उससे चिपक रहा है, पर वो उसके साथ टाइम पास करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें उससे कुछ काम है क्या? आहान का टोन बहुत रूखा था। श्रीकांत समझ गया था कि आहान ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए उसने कहा, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आया था,
मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे। दरअसल कोई अगर अकेला फील कर रहा है तो मैं उनकी मदद करने आया था। आहान श्रीकांत को घूरने लगा। तब श्रीकांत ने कहा, पर आप क्यों अकेले होंगे? आपके पास तो आपकी पार्टनर है जो बहुत सुंदर है। इतना कहने के बाद श्रीकांत आहान के रूम में झांकने लगा। अंदर आकर देखना है? आहान ने इरिटेट होते हुए कहा, दे मेरी आदत है सॉरी। मुझे वो लेडी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? श्रीकांत ने कहा। आहान ने रूखी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ काम है उनसे? नहीं सॉरी। श्रीकांत इस वक्त आहान की तीखी नजर से बहुत डर गया था। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर अब मेरे डोर पर नॉक करने की गलती मत करना, आहान ने कहा और डोर उसके मुंह पर बंद कर दिया। रूम में आने के बाद वो बेड पर लेट गया और नीतू और उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचने लगा। वो सोच रहा था कि नीतू को क्या जवाब मिलेगा और ऐसा क्या है जिसके लिए 2 ग्रैंड मास्टर्स को टीम अप करना पड़ रहा है। ये सोचते सोचते 30 मिनट बीत गए और जैसे ही आहान को नींद आने लगी तो फिर से किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। वो इरिटेट हो गया था और अब उसे रियलाइज हो रहा था कि ऐसे छोटे होटल्स में क्या प्रॉब्लम होती है। वो झल्लाते हुए उठा और उसने दरवाजा खोला और उसके सामने फिर से श्रीकांत था। उसने तुरंत कहा, भाई प्लीज मुझे बचा लो। आहान ने पूछा, क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई प्लीज मेरी मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है, उसके हाथ में चाकू भी है, प्लीज मुझे बचा लो और यहाँ छुपने दो। ये बोलते ही श्रीकांत बिना उसकी परमिशन लिए उसके रूम में घुस गया। आहान उसे रोकना चाहता था पर इतने में ही उसने सच में एक आदमी को देखा जिसके हाथ में चाकू था। उसे एक पल देखने के बाद आहान ने दरवाजा बंद कर लिया। वो जानता था कि ये मैटर ऐसे ही सॉल्व नहीं हो सकता। जब वो रूम में आया तब उसने देखा कि श्रीकांत रूम में नहीं था। वो बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि श्रीकांत शॉवर कर्टन के पीछे छुपा हुआ है। वो इस वक्त बहुत डरा हुआ था। बाहर आओ, आहान ने कहा। भाई आप मुझे उसके हवाले तो नहीं करोगे ना? मेरी सच में कोई गलती नहीं है, श्रीकांत ने कहा। नहीं, आहान ने गर्दन हिलाई और कहा, वो यहाँ से जा चुका है। पहले तुम बाहर आओ और मुझे सच बताओ कि हुआ क्या है। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ छुपने नहीं दूंगा। आहान का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर श्रीकांत समझ गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो शॉवर कर्टन के पीछे से आया और उसने फिर से पूछा, आप सच में मुझे उसके हवाले नहीं करोगे ना? आहान ने कुछ नहीं कहा और रूम में आ गया। जब दोनों बैठ गए तो आहान ने कहा, सच बताओ भाई, एक्चुअली इस आदमी की वाइफ मेरे पास आई थी अपने आप को बेचने के लिए। अब मैं उसे मना कैसे कर सकता था, इसलिए मैं मान गया। अब ये मुझे मारना चाहता है। आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? श्रीकांत की ये बात सुनकर आहान ने कहा, अच्छा ये बात है। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इस आदमी का दिमाग खराब है। अभी मेरे पास मेरे लोग नहीं है, वरना मैं इसे अच्छा सबक सिखाता। आहान उसे देखकर समझ गया था कि वो कितना डरपोक है, पर दिखाना ऐसे चाहता है जैसे वो किसी से डरता नहीं है। आहान को इस मामले से कोई लेना देना नहीं था और न ही उसे श्रीकांत के यहाँ रहने से कोई दिक्कत थी। इसलिए उसने कहा, ठीक है तुम यहाँ रुक सकते हो। वो यहाँ से चला जाए तो तुम भी चले जाना। श्रीकांत ने ये बात सुनकर कहा, क्या मैं यहाँ तब तक नहीं रह सकता जब तक मेरे आदमी नहीं आ जाते? अगर उसने मुझे देख लिया तो वो पक्का मुझे जान से मार देगा। आहान में इतना पेशेंस नहीं था। वो उसे ऑलरेडी 2 बार डिस्टर्ब कर चुका था। वो जैसे ही उसे मना करने वाला था, किसी ने फिर से डोर नॉक किया। आप कौन है? आहान ने इरिटेशन में कहा। श्रीकांत ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद वो चाकू वाला आदमी ही है, पर आहान को लगा कि ये कोई और है, क्योंकि अगर चाकू वाला आदमी होता तो फिर वो डोर इस तरह नॉक नहीं करता। प्लीज दरवाजा मत खोलो, श्रीकांत ने कहा। कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए आहान ने कहा, बाथरूम में छुप जाओ, जब तक मैं कुछ ना बोलूं बाहर मत आना। दरवाजा खोलने के बाद आहान ने जिसे देखा वो हैरान हो गया। उसके सामने इस वक्त शैलेश खड़ा था। उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आहान ने सोचा कि शैलेश को कैसे पता कि वो वहां पर है, पर जब आहान ने उसके एक्सप्रेशन देखे तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो किसी और को ढूंढ रहा था और उसे भी आहान के मिलने की उम्मीद नहीं थी। इट्स अ कोइंसिडेंस, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। शैलेश की ये बात सुन आहान ने कहा, आपको नहीं पता था मैं यहाँ हूँ? नहीं, मैं किसी और को ढूंढने आया हूँ, पर तुम मुझे मिल गए। शैलेश ने जब ये बात बोल दी तो फिर आहान को ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं थी। उसने पूछा, तो फिर आप किसे ढूंढ रहे हैं? आपने मेरे डोर पर नॉक क्यों किया? शैलेश ने कहा, मैंने अपने दोस्त को यहाँ आते हुए देखा था।
मुझे आइडिया नहीं कि वो किस रूम में गया, इसलिए मैंने बस तुक्के से तुम्हारे दरवाजे पर नॉक कर दिया। शैलेश बहुत कन्विंसिंग तरीके से बोल रहा था, पर वो ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए आहान ने भी पूछा नहीं। पर तभी आहान को डाउट हुआ कि कहीं वो श्रीकांत को ढूंढने को नहीं आया, इसलिए उसने पूछा, क्या आपके दोस्त की लाल बान है? आहान ने श्रीकांत के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि उसका शुरू से ही उसे बचाने का मन ही था। उसकी नजर में श्रीकांत भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसे शैलेश को इसके बारे में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर शैलेश ने मना कर दिया। जब शैलेश ने मना कर दिया तो फिर उसे आगे बात करने की जरूरत नहीं लगी। दोनों ने एक दूसरे को सी ऑफ कर दिया और आहान ने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने श्रीकांत को भी वहां से जाने के लिए कहा। आहान ने कहा, अब वो आदमी बाहर नहीं है, तुम सेफ हो और यहाँ से जा सकते हो, प्लीज। श्रीकांत अपनी बात कह पाता उससे पहले आहान ने कहा, नो प्लीज, अपने लिए दूसरी जगह ढूंढ लो। आहान ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। उसे फाइनली शांति मिल गई थी। रात के आराम के बाद जब वो सुबह उठा तब उसे पता चला कि होटल में किसी का मर्डर हो गया है। सायरन बजाती हुई एक कार होटल के एंट्रेंस के बाहर आकर खड़ी हो गई। आहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके पास और भी दूसरे मैटर्स थे सॉल्व करने के लिए। वैसे भी ऐसे मर्डर्स होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इंट्रोगेशन की वजह से कोई भी दोपहर तक बाहर नहीं जा सकता था। इस बीच आहान को पता चल गया था कि किसका मर्डर हुआ है। आखिर उस होटल में किसका मर्डर हुआ होगा। नरेश आहान के रूम में चला जाता है। जेनी एक रात के लिए आहान के साथ रहती है और सुबह होते ही वो अपने दोस्त के घर चली जाती है। वहाँ वो उसे क्लाउड पर्ल और उसने नरेश को कैसे ऑफेंड किया उसके बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि क्लाउड पर्ल कहाँ है सिर्फ वो ही जानती है। एक मिस्टीरियस आदमी आहान के पास आता है और उसे कुछ देता है। उस मिस्टीरियस आदमी ने वो चीज आहान के हाथ में दे दी। आहान ने फील किया तब उसे लगा कि वो एक छोटी सी कोई चीज है जो भारी है। आहान समझ गया था कि वो एक तरह का जेमस्टोन है। जैसे ही आहान उसे देखने वाला था उस आदमी ने कहा, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है, मुझे उम्मीद है कि विराट सर उसको संभाल कर रख सकते हैं। मुझे जो सवाल पूछना है वो भी इसके रिगार्डिंग ही पूछना है। उसकी बात सुनने के बाद आहान ने उस चीज को देखा। वो सच में एक जेमस्टोन था जो बहुत चमक रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने ये प्रीशियस स्टोन उसे क्यों दिया था। उसने पूछा, ये क्या है? ये तुम मुझे क्या दे रहे हो? उस मास्क वाले आदमी ने कहा, विराट सर, अगर नरेश चोपड़ा आपसे ये मांगेंगे तो क्या आप उन्हें ये दे देंगे? ये सुनकर आहान ने उसे घूरा और कहा, जब ये तुम मुझे दे रहे हो तो ये मेरा हुआ ना, मैं भला इसे किसी और को क्यों दूंगा? उस आदमी ने कहा, ये भी सच है, पर फिर भी क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? उस आदमी ने मास्क और सनग्लासेस पहने हुए थे, इसलिए आहान को उसके एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वो नहीं जानता था कि आदमी क्या सोच रहा है। आहान ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि नाराज होते हुए कहा, वो लड़की इस जेमस्टोन की वजह से मेरे और नरेश के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है ताकि वो खुद उससे बच सके और निकल सके। उसे कहते ना कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है और गलत आदमी से ही मदद की उम्मीद की है। अब आहान का वहां बैठने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो वहां से उठकर सुपरमार्केट आ गया था। क्लाउड पर्ल अभी भी आहान के पास था और वो नहीं जानता था कि वो उसका क्या करेगा। जेनी बैठी और उसने एक सांस में सारा पानी पी लिया। इसके बाद वो वहीं सोफे पर लेट गई और सुहाना उठकर बुकशेल्फ के पास चली गई। उसने एक बुक निकाली और उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और जेनी वहीं सोफे पर लेटी रही। दोनों इस तरह सुकून से पूरी दोपहर बिता सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। सुहाना ने 2 पेज ही पलटे थे कि इतने में दरवाजे पर कोई अपने भारी हाथ से खटखटाने लगा। दोनों फ्रेंड्स तुरंत खड़ी हो गई क्योंकि वो जानती थी कि वो मुसीबत में है। सुहाना लगातार जेनी को देख रही थी और उसके फैसले का इंतजार कर रही थी। जेनी खुद भी घबराई हुई थी, इसलिए उसने कहा, जल्दी से रूम में आ जाओ। तुम क्या करोगे? तुम भी मेरे साथ चलो और छुप जा। सुहाना ने कहा, नहीं, एक बार वो अंदर आ गए और उन्हें कोई नजर नहीं आया तो वो लोग पूरा घर छान मारेंगे। मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें देखें और तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। जाओ जल्दी। जेनी ने कहा और हाथ पकड़कर सुहाना को उसके रूम में भेज दिया। जेनी ने बहुत काम टोन में कहा, वेट हियर। इसके बाद जेनी लिविंग रूम में आ गई और उन लोगों के अंदर आने का इंतजार करने लगी। वो जानते थे कि अब वो भागकर कहीं नहीं जा सकती थी। कुछ सेकंड्स में ही घर का दरवाजा टूट गया और जो उस तरफ खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि नरेश चोपड़ा था।
जब वो अंदर आया तब उसने देखा कि जेनी सोफे पर आराम से बैठी हुई थी। उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। उसे वहां देखकर नरेश को कोई खास खुशी नहीं हुई। नरेश को देखकर जेनी ने कहा, क्या आप जानना नहीं चाहते हैं कि क्लाउड पर्ल कहां पर है? नरेश ने जवाब दिया, तुम्हें मारने के बाद मुझे वो भी पता चल जाएगा। तुम बिना फिक्र किए मर सकती हो। जेनी हंसने लगी और उसने कहा, वो कहाँ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे मरने के बाद आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नरेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो तेज चलकर जेनी के पास आता है। वह उसे गर्दन से पकड़कर सोफे से उठाता है और उसे फेंक देता है। जेनी में रेजिस्ट करने की कोई हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो सरेंडर कर देती है और जमीन पर गिर जाती है। जेनी को सीरियस इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं और दर्द की वजह से वो फेंट होने लगती है। नरेश उससे कहता है, तुमने मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचा था, तुम यही डिजर्व करती हो। इतना कहने के बाद नरेश जेनी के पास पहुंच जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो एक ही मूव में उसकी जान ले लेगा। जेनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और उसने सोच लिया था कि उसकी लाइफ यही तक थी। इस वक्त वो बस ये प्रे कर रही थी कि सुहाना रूम से बाहर ना आए, पर जैसे वो चाहती थी वैसा नहीं हुआ और सुहाना रूम के बाहर आ गई थी। आते ही उसने कहा, उसे मत मारो। नरेश ने आवाज की तरफ देखा तब सुहाना रूम के गेट के बाहर खड़ी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? सुहाना ने बहुत हिम्मत की और कहा, मेरा नाम सुहाना वर्मा है और मैं इसकी दोस्त हूँ। इसे जाने दो वरना तुम भी नहीं बच पाओगे। ये बात सुनकर नरेश जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई बहुत फनी जोक सुन लिया था उसने कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल सकता हूँ। जेनी जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही थी वो भी जोर से चिल्लाई, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, वो वर्मा फैमिली की बेटी है। सुहाना की बात सुनकर तो नरेश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर जेनी की बात से वो कॉशियस हो गया था। वर्मा फैमिली बहुत छोटी फैमिली थी पर डेजर्ट एरिया में उनका बहुत नाम था। ऐसा कहा जा सकता था कि डेजर्ट एरिया में उनकी बहुत चलती थी और वहाँ के वो राजा थे। नरेश बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्या ये सच में ये वर्मा फैमिली से है? सुहाना ने फर्मली कहा, अगर तुमने इसे जाने दिया तो मैं कुछ नहीं करूंगी, वरना तुम मेरे आदमियों से नहीं बच पाओगे। मैं किसी को बुलाकर तुम्हें जान से मरवा दूंगी। सुहाना नहीं जानती थी कि उसमें इतनी पावर कैसे थी, पर अब भी वो उसके सामने खड़े होकर उसे धमकी दे रही थी। नरेश ने सुहाना को घूरा और कहा, क्या तुम सच में वर्मा फैमिली से बिलोंग करती हो? अगर ऐसा है तब भी अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इतना बोलने के बाद नरेश अपने पैर पटकते हुए सुहाना की तरफ जाने लगा। वो अपने इस बात को रियलिटी में बदलना चाहता था। सुहाना बहुत डर गई और रूम में घुस गई। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? सुहाना के जाने के बाद जेनी ने कहा, अगर सुहाना को कुछ हुआ तो फिर उसकी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो कहीं से भी तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी जान ले लेगी। ये बात सुनकर नरेश ने अपने कदम रोक लिए। वो मुड़ा और वापस जेनी के पास आ गया। उसने बिना वार्निंग के जेनी के गाल पर थप्पड़ मारा और उसे कर्स करने लगा। जेनी ने ये दर्द बर्दाश्त कर लिया था। उसका पूरा चेहरा आग की तरह चल रहा था और उसके होंठ की साइड से खून आ रहा था। वो इस वक्त नरेश को खो रही थी। मनी मन वो जानती थी कि वो सुहाना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तब भी नरेश को क्लाउड पर्ल नहीं मिल पाएगा। नरेश ने कहा, पता नहीं क्या किस्मत लेकर आई हो, किसी ना किसी तरह तुम्हारी जान बच ही जाती है। सुहाना ये सब सुन रही थी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जेनी की मदद करना चाहती थी पर डर की वजह से कांप रही थी और उसका दिल घबरा रहा था। भले ही वो वर्मा फैमिली की बेटी थी पर वहां उसे अब एक डिस्ग्रेस मानते थे। वो हमेशा से इस अपार्टमेंट में रही थी और यही पली बड़ी थी। वो जानती थी कि अगर उसे कुछ भी हो गया तब भी उसकी फैमिली उसके लिए बदला लेने नहीं आएगी, बल्कि उसे हर्ट देखकर उन्हें शायद खुशी मिलेगी। सुहाना उस परिवार को अपना नहीं मानती थी पर फिर भी आज उस सरनेम की वजह से उसकी और जेनी की जान बचने वाली थी। वो अपने आप से बड़बड़ाई, वर्मा सरनेम पहली बार मेरे काम आया है। उधर आहान उस जेमस्टोन को गौर से देख रहा था। उसने सोचा कि शायद नरेश इस जेमस्टोन की वजह से जेनी को मारना चाहता था और उसके पीछे पड़ा था,
फिर भी कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि नरेश इतना चीप नहीं है कि जेमस्टोन की वजह से पूरे टाउन में घूमे। उसने सोचा कि शायद इसमें कुछ राज है जो सिर्फ नरेश ही जानता था। आहान जानता था कि उसके और नरेश के बीच में फाइट होना तय है, और अगर ऐसा हुआ तो उसे वो जेमस्टोन किसी को देने की जरूरत नहीं है। आहान ने उसे बहुत गौर से देखा, पर जब उसे कुछ नजर नहीं आया तब उसने उसे पॉकेट में डाल लिया और सुपरमार्केट से जरूरत का सामान खरीदने लगा। आहान के दिमाग में इस वक्त एक और बात थी। वो जानता था कि नरेश नीतू से डरता था, और उसे कुछ वक्त ये जानने में लगा कि नीतू जा चुकी है। आहान बस अपने आप को तब तक सेफ रखना चाहता था। जैसा आहान ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। नरेश को पता चल गया था कि नीतू जा चुकी है, और आहान होटल के पास पहुंच पाता उससे पहले नरेश वहां पहुंच गया था और होटल के बाहर आहान का इंतजार कर रहा था। नरेश इस वक्त 2 लड़कियों के साथ खड़ा था, जिसमें से एक को आहान जानता था और दूसरे उसके लिए अनजान थे। इस वक्त उसके लिए ये दोनों लोग जरूरी नहीं थे, बल्कि जरूरी ये था कि नरेश उससे फाइट करने के लिए आया है। नरेश ने टॉन मारते हुए कहा, कल रात को तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। आहान ने पहले जेनी को देखा। उसने नरेश को बता दिया था कि आहान अकेला है और उसके साथ कोई ग्रैंड मास्टर लेवल की लड़की नहीं थी। जेनी ने गिर्ड की वजह से आहान से नजरें चुरा ली थी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, तुमने दीपाक्षी को तो कुछ नहीं किया ना? आहान जानता था कि नरेश को दीपाक्षी के दादाजी ने उसे वापस घर लाने के लिए अपॉइंट किया था। इस वक्त तुम्हें दीपाक्षी की नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी चाहिए। आज तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन है, नरेश ने कहा। आहान के कुछ कहने से पहले ही नरेश उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागा। आहान के हाथ में इस वक्त सामान था, इसलिए उसने वो सामान फेंक दिया और नरेश से अटैक के लिए तैयार हुआ। आहान ने जैसे ही पंच डॉज किया, वो एक कार पर लगा और कार में अलार्म बजना शुरू हो गया। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तब आहान ने कहा, हमें यहाँ फाइट नहीं करनी चाहिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। नरेश ने गुस्से में कहा, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो। वो लगातार आहान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। आहान ने कहा, मुझे सबके सामने फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम किसी खाली जगह पर भी फाइट कर सकते हैं। वो भी नरेश के अटैक्स को डॉज करते हुए कह रहा था। नरेश ने कहा, ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा और हम दोनों रुक जाएंगे। इसके बाद हम किसी खाली जगह पर जाकर फाइट करेंगे। क्या ये दोनों की कोई चाल है या फिर वो 3 के काउंट पर रुक जाएंगे? और साथ में ने क्लाउड पर आहान को दे दिया और पूछा कि अगर नरेश चोपड़ा ये जेमस्टोन उससे मांगेगा तो क्या वो उसे सौंप देगा? तब आहान कहता है कि अब वो उसका हो गया है। नरेश, जेनी और सुहाना के घर पहुंचता है। सुहाना बताती है कि वो वर्मा फैमिली को बिलोंग करती है और अगर उसे कुछ हुआ तो नरेश भी नहीं बच पाएगा। नरेश लड़कियों के साथ आहान के होटल पहुंचता है और उससे फाइट करने लगता है कि वहीं पर आहान कहता है कि उन्हें खाली जगह पे फाइट करनी चाहिए। 3 काउंट करने तक दोनों फाइट करते रहते हैं, पर जैसे ही नरेश 3 बोलता है दोनों रुक जाते हैं। आहान कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी बात के इतने पक्के निकलोगे। नरेश ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, होटल के पीछे एक खाली जगह है जहां हम फाइट कर सकते हैं, वहां कोई आता जाता भी नहीं है। आहान जानता था कि वो किसी भी तरह नरेश से बच जाएगा, पर उसे चिंता दीपाक्षी की हो रही थी। दीपाक्षी जब से उसके साथ थी, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आहान की थी। वो वहां से जाना नहीं चाहता था और वहां रहने भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, चलकर देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। दोनों भागकर उस खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पर सच में कोई नहीं था और बहुत शांति थी। वो एक ग्रास लैंड था और चारों तरफ सूखी हुई ग्रास थी। लगभग शाम होने वाली थी और सूरज डूबने ही वाला था। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। तुम्हारे मरने के लिए अच्छी जगह है, आहान ने कहा। कौन मरेगा ये तब पता चलेगा जब हम फाइट शुरू करेंगे, नरेश ने कहा। इतने कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों ने फिर से फाइट करना शुरू कर दिया था। नरेश आहान के मुकाबले स्ट्रांग था, पर आहान को हराना इतना भी आसान नहीं था। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशन नहीं थी, इसलिए वो दोनों बिना हेजिटेट किए अटैक कर रहे थे। आहान इस वक्त बहुत प्रेशर फील कर रहा था क्योंकि नरेश उसे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि खाली जगह में नरेश को चैलेंज करके आहान ने गलती कर दी है। नरेश जिस तरह से अटैक कर रहा था, आहान सिर्फ डॉज कर पा रहा था। आहान नरेश के एक भी अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा था। जेनी और सुहाना भी इन दोनों के पीछे आ गई थी। दोनों वहां खड़े होकर उन्हें देखने लगी और आपस में बात करने लगी।
जेनी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? सुहाना दोनों को हैरत में देख रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता, दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। जेनी ने कहा, वो तो है, दोनों शायद कन्वर्टिंग फोर्स के पीक पर है। सुहाना ने जेनी की तरफ देखा और कहा, हाँ हो सकता है, पर इनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी फैमिली के लोग भी जो कन्वर्टिंग फोर्स पर हैं, वो ऐसे फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जेनी की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। उसने कहा, क्या? तो फिर क्या ये दोनों ग्रैंड मास्टर वेल में है? ग्रैंड मास्टर काउंट तो फिक्स है ना? सुहाना ने नाव में गर्दन हिलाई और कहा, कितने ग्रैंड मास्टर हैं और कितने नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि ये ग्रैंड मास्टर वेल के नहीं है। इनके मोमेंट्स में अभी भी थोड़ी स्टिफनेस है। सुहाना ये सारी बातें बहुत ऑब्जर्व करके बोल रही थी। जेनी ने भी उसकी बातों पर डाउट नहीं किया, क्योंकि उसकी फैमिली में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे और उसकी मार्शल आर्ट्स के बारे में नॉलेज जेनी से बहुत ज्यादा थी। अचानक से जेनी ने कुछ सोचा और कहा, कितने दुख की बात है कि इन दोनों मास्टर्स के बीच में इतनी इंटेंस फाइट लोग नहीं देख पा रहे हैं। सुहाना मुस्कुराई और उसने कहा, हम देख रहे हैं ना, तुम्हें इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना? जेनी ने कहा, मैं इनके पास जरूर रहती हूँ, पर मुझे इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं ग्रैंड मास्टर्स को फाइट करते हुए देख भी हूँ तब भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुहाना ने कहा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम बहुत लेजी हो। जब कभी तुम किसी ट्रू एक्सपर्ट से मिलोगी तुम भाग नहीं पाओगी। पर एक बात और है, तुम चाहे कितने भी शिद्दत से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर लो, पर तुम कभी भी बहुत पावरफुल नहीं बन पाओगी। ये बात सुनकर जेनी ने कहा, तुम मुझे कितना अच्छे से जानती हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे टेम्परामेंट्स इतने अलग हैं, फिर भी हम बेस्ट फ्रेंड्स कैसे हैं? इस पर सुहाना ने कहा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बेबी। जब ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रही थी तब फाइट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ चुकी थी। आहान का क्यूआई फ्लक्चुएट करने लगा था और वो नरेश की स्पीड और रिदम हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आहान की हार होना तय था। आहान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। नरेश को दिख रहा था कि आहान कोप अप नहीं कर पा रहा था। इसी खुशी में उसने अपनी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी और उसने आहान से कहा, देखते हैं कितनी देर तक जिंदा रहते हो। इस पर आहान ने कहा, जब तक तुम्हें मार नहीं देता तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा। नरेश ने अपना पैर पटका और कहा, वह तो वक्त बताएगा। इतना कहकर नरेश ने कोलाइडिंग फिस्ट पंच का इस्तेमाल किया और सीधा आहान की छाती पर एम किया। आहान ये अटैक डॉज नहीं कर सकता था। आहान सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर सकता था, इसलिए उसने अपने हाथों को क्रॉस करके अपनी चेस्ट के आगे रखा और नरेश के पंच को फेस किया। ये पंच इतना तेज था कि आहान लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे जाकर गिरा। आहान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, पर उसने अपना दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। नरेश भी आहान के करीब आ रहा था। वो जानता था कि आहान दर्द में है, इसलिए उसे और चोट पहुंचाने का ये सबसे अच्छा मौका था। उधर आहान अब डिफिकल्ट सिचुएशन में था। वो जानता था कि नरेश उसे और चोट पहुंचाने वाला था, पर उसे बहुत सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो नरेश के इस वार के लिए भी तैयार था। अपनी स्पीड और फोर्स की वजह से आहान ने नरेश का पंच डॉज कर दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस हवा में हाथ हिलाया था। अचानक से वहां सब कुछ बदल गया था। कुछ उड़ता हुआ आहान और नरेश के पास आया, जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो गए थे। जेनी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? इतने में वहां पर एक फिगर नजर आया। कोई नहीं जानता था कि उन दोनों फाइटर्स में से उसका टारगेट कौन था। आहान और नरेश इस वक्त बहुत कियोटिक फाइट में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रिएक्ट नहीं कर पाए थे। पर इतने में दोनों के बीच में एक तलवार आई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। जब दोनों ने अपने आप को संभाला तब वो तलवारबाज को देख पाए थे। वो एक बहुत यंग लड़का था और उसके चेहरे पर अभी मासूमियत थी, पर फिर भी उन दोनों ने उस लड़के को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने उसकी स्वॉर्ड टेक्निक देख ली थी। दोनों ने सोचा कि इस एज में स्वॉर्ड स्किल को मास्टर करना बहुत बड़ी बात है। नरेश रुका और उसने कहा, ए बच्चे, तुम कौन हो? वो डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए उसे गुस्सा तो नहीं आया था, पर वो इरिटेट हो गया था। जब नरेश ने उसे बच्चा कहकर एड्रेस किया तब उसे बहुत गुस्सा आया, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो नरेश को अभी मजा चखाए, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा, तुमने हमारी फैमिली की लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे?
वो लड़का गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी उम्र में वो दिखावा लग रहा था। नरेश ने कहा, तुम्हारे फैमिली की लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वर्मा फैमिली से हो? आहान जो इस वक्त साइड में खड़ा था वो बहुत कंफ्यूज था। उसने कभी भी किसी वर्मा फैमिली के बारे में नहीं सुना था। उस लड़के ने कहा, जब तुम जानते हो तो फिर सरेंडर क्यों नहीं करते थे? फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात सुनकर नरेश ने कहा, बच्चे, जब मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था ना, तब तुम अपनी माँ की कोख में थे। मेरे सामने तेवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच थी, पर उस लड़के को पसंद नहीं आई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे और वो नरेश पर अटैक करने के लिए तैयार था। उस लड़के के वहां आने के बाद जेनी ने सुहाना से पूछा, वो ऋषभ वर्मा है, तुम्हारा छोटा भाई? सुहाना ने तुरंत मना करते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर उन्हें पता चल गया ऐसा कुछ हुआ है तो वो सबसे पहले मुझे पनिश करेंगे। जेनी को इस बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कहा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज करने से मना क्यों कर रही हो? तुम दोनों की तो शक्ल भी कितनी मिलती है। सुहाना ने कहा, तो क्या हुआ? मुझे उन्हें अपना परिवार नहीं माना है। जेनी ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने इस मामले में सुहाना को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर सुहाना ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। जेनी ने कहा, जाने दो, तुम्हें समझाना दीवार पर सिर मारने जैसा है। ये बताओ, ये यहाँ कैसे आया? क्या ये जानता था कि तुम यहाँ हो? सुहाना ने जवाब दिया, पता नहीं, ये कहता है कि ये मेरी खुशबू पहचानता है और मैं कहीं भी हूँ ये वहां पहुंच सकता है, पर पता नहीं ये बात कितनी सच है। जेनी ने कहा, आई होप तुम इस बात पर भरोसा नहीं करती हो। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर कोई ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया है। वर्मा फैमिली में कोई भी भरोसे लायक नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई भी नहीं। जेनी ये सारी बातें सिर्फ सुहाना के आगे बोल सकती थी। अगर वर्मा फैमिली से कोई उसके सामने आ जाता तो उसकी जुबान तक नहीं खुलती। सुहाना जेनी का नेचर जानती थी, इसलिए वो चुप रही। अचानक से जेनी ने पूछा, क्या ये दोनों से लड़ने वाला है? सुहाना ने कहा, पता नहीं, ऋषभ की स्किल्स तो बहुत अच्छी है, पर वो अगर एक एक करके भी इनसे फाइट करेगा तो भी नहीं जीत पाएगा, इसलिए 2 वर्सेस 1 तो बहुत बड़ी बात है। जेनी ने कहा, अगर वो विराट से हाथ मिला ले तो शायद दोनों मिलकर नरेश को हरा सकते हैं। सुहाना ने जवाब दिया, ये बहुत घमंडी है, कभी किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। ऋषभ ये सारी बातें सुन नहीं पा रहा था, पर सुहाना जो बोल रही थी वो सच था। उसने सबसे पहले नरेश पर अटैक किया। उनकी फाइटिंग स्टाइल से पता चल रहा था कि ऋषभ का लेवल नरेश से कम था। नरेश ने भी ऋषभ से फाइट करते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। वो उसके साथ बहुत लाइटली फाइट कर रहा था। जहाँ ऋषभ अपना 100% दे रहा था, वहीं नरेश अपना 70% स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। इस वक्त आहान बैटलफील्ड से दूर हो गया था और उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहा था। उसने मूव करने के बारे में सोचा नहीं था, बस चुपचाप देख रहा था। किसी को नहीं पता था कि आहान मौका देखकर अचानक से नरेश पर अटैक करेगा या फिर ऋषभ के जाने का इंतजार करेगा। उधर नरेश के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। वो बहुत थक चुका था और भागना चाहता था। वो जानता था कि इस सिचुएशन में वो आहान को नहीं हरा पाएगा। क्या नरेश वहां से भाग जाएगा या फिर उससे पहले आहान बीच में आकर नरेश पर सरप्राइज अटैक करेगा? दोनों एक खुले मैदान में फाइट करने चले जाते हैं। दोनों के बीच में टक्कर की फाइट चल रही होती है, पर आहान थोड़े डिसएडवांटेज में होता है। तभी अचानक से वहां पर सुहाना का भाई ऋषभ आता है, जो नरेश से फाइट करना शुरू करता है। नरेश थक जाता है, इसलिए वो वहां से भागना चाहता है। वहीं आहान उस पर अटैक करने के लिए सही मौका तलाश रहा होता है। आहान उस वक्त इंतजार कर रहा था जब नरेश भागने की कोशिश करेगा और वो मौका देखकर उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करेगा। उसने ऋषभ से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि एक तो वो उसे जानता नहीं था और उसके मकसद के बारे में नहीं पता था उसे। दूसरा कारण ये था कि वो ऋषभ के स्टाइल को नहीं जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके मोमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएं। जैसे ही नरेश वहां से भागने की कोशिश करने लगा, आहान भागकर उसके पास गया और उसकी छाती को एम करते हुए उसने एक पंच मारा। ये नरेश के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए नरेश के पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। पंच सीधा उसकी छाती पर लगा था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। उसे कुछ इंटरनल इंजरीज हुई थी, पर फिर भी उसमें इतनी ताकत नहीं बाकी थी कि वो वहां से जाए। नरेश ने अपना दर्द जाहिर नहीं किया और आहान से दूरी बनाकर रखी। आहान को इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत किया और नरेश के पीछे भागने लगा। पर एक स्वॉर्ड अटैक ने उसके कदम रोक दिए थे। ऋषभ आहान को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था।
दोनों ने 3-4 मूव्स एक्सचेंज किए, पर फिर आहान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ये कर रहे हो? ये सुनकर ऋषभ और बेचैन हो गया और उसने कहा, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे क्या खुन्नस है। आहान ने मन में उसे गाली दी और कहा, अजीब पागल है। वो ऋषभ को जानता भी नहीं था और ना ही उसकी वर्मा फैमिली से कोई दुश्मनी थी, पर फिर भी उसके साथ वो फाइट कर रहा था। अगर आहान को नरेश तक पहुंचना था तो उसे पहले ऋषभ से डील करना पड़ेगा, पर उसके ऋषभ से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। आहान हेल्पलेसली वहां खड़ा था और नरेश को अपनी आंखों के सामने भागता हुआ देख रहा था। नरेश के भागने के बाद वहां पर वो 4 लोग ही बचे थे। आहान ने अटैक नहीं किया था, इसलिए ऋषभ ने भी कुछ नहीं किया था और वो जेनी और सुहाना के पास आ गया। जब वो उनकी तरफ आ रहा था तब जेनी ने पूछा, ये तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? सुहाना ने बहुत कैजुअली जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है, पर मैं बहुत वक्त से उन लोगों से मिली भी नहीं, पता नहीं ये क्यों आया है यहाँ। जेनी ने कहा, तुम इसके साथ मत जाना, वैसे भी कितने सालों से तुम यहाँ अकेले रह रही हो। सुहाना ने कुछ नहीं कहा, वो ऋषभ को अपने पास आता हुआ देख रही थी। जैसे ही ऋषभ वहां आया उसने रूखी आवाज में कहा, सुहाना मेरे साथ चलो। उसने जेनी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। सुहाना ऋषभ को बहुत जंकी देख रही थी। उसने स्माइल किया और कहा, ओके। जब जेनी ने सुना तब उसने सुहाना को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वो समझ गई थी कि चाहे सुहाना कितना भी बोल ले, पर वो अब भी अपने परिवार के प्यार में बंधी हुई थी। वो उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रही थी। तभी आहान जेनी के पास आया और उसने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। आहान की टोन बहुत फ्लैट थी, पर उसमें बहुत सारे सवाल थे। जेनी अचानक से उसकी तरफ मुड़ी और उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। वो जोर से चिल्लाई, विराट सर। जेनी गिरने वाली थी, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने कहा, तुम बहुत वीक हो, पर इतनी भी नहीं कि बेहोश हो जाओ। मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर आहान ने उसे छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर गई। जेनी ने कहा, मेरे इरादे चाहे कैसे भी हों, पर आपको तो मुझे गिरने नहीं देना चाहिए था। आप तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे ना। जेनी ने कहा और खड़ी हो गई। उसने अपनी ड्रेस छड़काई और कहा, विराट सर आप ऐसे क्यों हैं? आहान ने कहा, मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कब किसको धोखा दे दो, ये जान पाना इम्पॉसिबल है। जेनी ने नाराज होते हुए कहा, मैंने आपसे एक बार भी झूठ नहीं बोला है और ना ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप मुझ पर भरोसा ना करो। आहान ने सोचा कि जेनी सच कह रही है। उसने कभी भी आहान के सामने कोई झूठ नहीं बोला था, पर फिर उसे वो पर्ल याद आया और उसने कहा, अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है तो फिर ये क्या है? अपने पॉकेट से पर्ल निकालते हुए आहान ने कहा। जेनी ने स्माइल किया और कहा, ये विराट सर के लिए गिफ्ट है। हमने गलती से आपको कैप्चर कर लिया था, इसलिए इसे कॉम्पेंसेशन समझ लीजिए। आहान को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, फिर भी उसने कहा, अच्छा अगर ये मेरे लिए गिफ्ट है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनकर जेनी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने अपने आप को संभाला और कहा, ये आपके लिए ही है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये भले ही बहुत प्रेशियस चीज नहीं है, पर फिर भी बहुत महंगी है। आहान ने मन में सोचा, ये लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं है। पता नहीं सच बोल रही है या नहीं, कहीं इसकी वजह से मैं फंस न जाऊं। पर आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस पर्ल को वापस पॉकेट में डालते हुए कहा, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। जेनी ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स मैं नरेश चोपड़ा से डरती नहीं हूँ। आहान उसकी बात का मतलब समझता था, पर फिर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। बल्कि उसने जेनी से पूछा, वो 2 लोग जो अभी यहाँ से गए हैं वो कौन है? क्या तुम उन्हें जानती हो? जेनी ने कहा, वो लोग वर्मा फैमिली से हैं। आहान ने पूछा, वर्मा फैमिली से मतलब? जेनी ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आहान वर्मा फैमिली को नहीं जानता होगा। उसने कहा, आप वर्मा फैमिली को नहीं जानते हैं? आहान ने कहा, नहीं मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है। ये कोई बहुत पॉपुलर फैमिली है क्या? आहान ने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि आहान कुछ वक्त पहले ही मार्शल आर्ट्स में बहुत फेमस हुआ था और खतरनाक फैमिलीज के कांटेक्ट में आया था। अगर वो 2 साल पहले ऐसे कल्टिवेट कर रहा होता तो उसे वर्मा फैमिली के बारे में जरूर पता होता। वर्मा फैमिली मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा नाम थे और उनकी फैमिली में 18 यंग मास्टर्स थे।
पर लगभग 2 साल में सारे 18 मास्टर्स एक एक करके हार गए थे। तब से उनकी फैमिली डिग्रेड होने लग गई थी। धीरे धीरे वो लोग बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने सबको मार्शल आर्ट्स के कांटेक्ट में आने के लिए मना कर दिया था। कुछ वक्त बाद मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में उनकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी, पर डेजर्ट में अभी भी उनका बहुत नाम था। वहां पर अभी भी उनकी चलती थी। जेनी बहुत सरप्राइज थी। उसने पूछा, क्या आपने हेवंस स्वॉर्ड के बारे में सुना है? आहान ने नाम में गर्दन हिला दी। उसने कभी भी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना था। वो नाम थोड़ा फेमिलियर था, पर आहान को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। ये सुनकर जेनी और भी ज्यादा हैरान हो गई थी, पर वो आहान के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उसने आहान से कहा, वर्मा फैमिली डेजर्ट की सबसे पुरानी फैमिली है। वो यहाँ कब आए थे इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। एक वक्त था जब मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उनका बहुत नाम था, पर फिर धीरे धीरे उनकी रेपुटेशन खत्म होने लग गई। अब उनका मार्शल आर्ट्स में तो इतना बोलबाला नहीं है, पर डेजर्ट में अभी भी वो किंग है। सब लोग उनका कहा मानते हैं और उनसे डरते भी हैं। हेवंस स्वॉर्ड उन्हीं की एक तकनीक है, पावरफुल स्वॉर्ड तकनीक, जो जनरेशन से पास ऑन होती आ रही है। ये सब सुनकर आहान ने क्यूरियसली पूछा, क्या उनका मार्शल आर्ट्स बहुत पावरफुल है? जेनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता है, मैंने भी बस सुना है। अगर सब लोग इतना बोल रहे हैं तो फिर उनका मार्शल आर्ट्स पावरफुल तो होगा ही। आहान समझ गया था कि जेनी को ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने भी सवाल करना बंद कर दिया था। उधर दीपाक्षी के घर चौहान हाउस में नरेश बेड पर लेटा हुआ था और दीपाक्षी के दादाजी उसके पास बैठे हुए थे। नरेश को आहान ने बहुत तेज पंच मारा था, इसलिए उसको कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई थी। वो इस वक्त आराम कर रहा था। नरेश ने कहा, हेमराज सर, अगर वो वर्मा फैमिली का फाइटर बीच में नहीं आया होता तो मैं उस लड़के की जान ले लेता। हेमराज ने नरेश की तरफ देखा और कहा, तुम अभी उन सब के बारे में मत सोचो, मैं उसे मारने के लिए किसी और को भेज दूंगा, तुम आराम करो। नरेश को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, नहीं सर, उस आहान से बदला तो मैं ही लूंगा, मैं ऐसे अपना नाम खराब नहीं कर सकता। हेमराज ने कहा, अब इस मामले में वर्मा फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है, अब उस लड़के के लिए वर्मा फैमिली से रिश्ते खराब नहीं कर सकते हैं। अगर तुमने फिर कुछ किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। नरेश को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ। जब हेमराज ने देखा कि नरेश मान गया है, तब उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास ऐसे 2 लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। उन्हें एक बार भेजा गया तो फिर वो हमला करके ही वापस आएंगे। नरेश जानता था कि हेमराज किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, अल्फा को जाने दीजिए। हेमराज हैरान हो गया। उसने कहा, अल्फा को? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नरेश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उस लड़की की स्ट्रेंथ देखी है, वो बहुत पावरफुल है, इसलिए उसे हराना आसान नहीं होगा। वैसे भी कोई नहीं जानता है कि वो ग्रैंड मास्टर कब वापस आ जाएगी। नरेश नीतू की बात कर रहा था। एक बार वो और आहान फिर से एक हो गए तो आहान को हराना मुश्किल हो जाएगा। हेमराज भी इसके बारे में जानते थे, इसलिए वो भी सोच में पड़ गए थे। आहान और जेनी उसके होटल आ गए थे। जब वो रिसेप्शन के पास पहुंचे तब एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा, जो लेडी आपके साथ आई थी वो चेकआउट कर चुकी है, क्या आप अब भी चेकआउट करना चाहते हैं? ये बात सुनकर आहान हैरान था। उसने पूछा, वो लड़की जो बहुत पतली थी और उसके पास एक बैकपैक था, वो चेकआउट क्यों करेगी? स्टाफ ने कहा, यस सर, वो हमें नहीं पता है, आप उनसे ही पूछिएगा, पर उन्होंने रिसेप्शन से चेकआउट किया है और वो चली गई हैं। ये सुनकर आहान के दिमाग में पहला ख्याल नरेश का आया। दीपाक्षी कहाँ चली गई है? क्या वो नरेश के साथ है या फिर किसी नई मुसीबत में फंस गई है? ऋषभ आहान को रोक लेता है, इसलिए नरेश वहां से भाग जाता है। आहान समझ नहीं पाता है कि ऋषभ ने ऐसा क्यों किया था। सुहाना ऋषभ के साथ चली जाती है और आहान जेनी से पर्ल के बारे में पूछता है। हेमराज नरेश से कहता है कि उसे आहान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो किसी और को भेज देगा। जब आहान और जेनी होटल में पहुंचते हैं तब स्टाफ मेंबर उन्हें बताते हैं कि दीपाक्षी वहां से चेकआउट करके चली गई है। दीपाक्षी के चेकआउट के बारे में सुनने के बाद आहान के मन में सबसे पहला ख्याल नरेश का आया था। उसने नीतू से वादा किया था कि वो दीपाक्षी को लेकर आएगा, पर अब दीपाक्षी उसके पास ही नहीं थी।
वो इस वक्त बहुत परेशान और बेचैन हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दीपाक्षी को कैसे ढूंढ पाएगा। इतने में जेनी ने उससे पूछा, क्या हुआ विराट सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आहान ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। आहान को गुस्सा तो आ गया था, पर जब उसने जेनी का उदास चेहरा देखा तब उसे लगा कि वो बिना मतलब के ही जेनी से ज्यादा रूड हो गया है। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, सॉरी, दरअसल मेरे साथ एक लड़की थी जो अब यहाँ से चली गई है। मैं बस उसे लेकर परेशान हूँ। जेनी ने कुछ नहीं कहा, बस वो एम्बैरेसिंगली स्माइल करने लगी। उसे नहीं पता था कि आहान और उस लड़की में क्या रिश्ता था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल भी नहीं किए। वो आहान के साथ वहीं खड़ी थी, तभी अचानक से आहान ने कहा, जेनी, क्या तुम नरेश चोपड़ा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो। जेनी का दिल घबराने लगा था। उसने मन में सोचा कि उसके अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि उसे अपनी मौत की वजह को ढूंढना पड़े। वो आहान के सवाल को टालना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करेगी। पहले जेनी कुछ फनी कहना चाहती थी, पर जब उसने आहान के सीरियस एक्सप्रेशन देखे तब उसने भी सीरियस टोन में कहा, नरेश चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है, उसके पीछे डेजर्ट वुल्फ चौहान फैमिली के लोग हैं। इस डेजर्ट में नरेश चोपड़ा को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आहान ने इम्पेशेंट की कहा, मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता हूँ, वो मुझे कैसे मिल सकता है। आहान जिस तरह जेनी को देख रहा था वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर आप नरेश चोपड़ा को ढूंढना चाहते हैं तो एक ही फैमिली है जो आपकी मदद कर सकती है, वर्मा फैमिली। आहान ने जेनी को धीरे से कहा, ठीक है, फिर मुझे वर्मा फैमिली के पास लेकर जा। जेनी उनके पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुहाना को ले गए थे। उसे उनका सुहाना के साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं लगता था। इधर वो आहान से बहुत डर रही थी। वो किसी भी तरह से उसे ऑफेंड नहीं कर सकती थी। बिना मना करे वो आहान की बात मान गई और उसने उसे वर्मा फैमिली का पता बता दिया। वर्मा फैमिली ने पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उनका नाम हो। बस उनकी जो पुश्तैनी जायदाद थी वो उन्हें बाकी लोगों से ऊपर रखने के लिए काफी थी। वर्मा मेंशन पहुंचने के बाद आहान एक लॉन में बैठा था। इस वक्त चारों तरफ पत्तियां बिखरी हुई थी और फूल भी पेड़ों से झड़ रहे थे। आहान चेयर पर बैठा था और उसके पास कोई खड़ा था। उसके सामने टेबल पर स्नैक्स और चाय रखे हुए थे। कोई भी फैमिली मेंबर अभी तक बाहर नहीं आया था, इसलिए आहान उनका इंतजार कर रहा था। पास में एक लेडी एक छोटे बच्चे को खिला रही थी। उस बच्ची ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और वो शायद उस घर के मालिक की बेटी थी। बीच बीच में उनके हंसने की आवाज भी आ रही थी। जब आहान उस तरफ देख रहा था तभी वहां पर एक लड़का आया। उसकी उम्र लगभग आहान जितनी ही थी और उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उसके हाथ और टांगे बहुत पतले और लंबे थे। वो बहुत हैंडसम था और शायद उस घर का बेटा था। आहान को देखकर वो लड़का उसके पास आ गए और उसने स्माइल करते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम वीरेन वर्मा है, आपका नाम क्या है। आहान ने जवाब दिया, आहान रायजादा। ये नाम सुनकर वीरेन की आंखें बड़ी हो गई और वो बहुत शॉक हो गया। आहान को उसके इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ नहीं आया और फिर उसने कहा, आहान रायजादा, क्या आप वही हैं जिन्होंने स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर को हराया था? मतलब क्या वो आपको ही जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? आहान ये सुनकर बिटरली स्माइल करने लगा। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था और लो प्रोफाइल रखना चाहता था, पर उसकी जिंदगी में हो रही इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा करना मुश्किल था। जब आहान ने देखा कि वीरेन भी स्माइल कर रहा है और उसका उससे भिड़ने का कोई इरादा नहीं है, तब आहान ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। स्काई हिल स्कूल को मुझे लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैं चाहकर भी उसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। वीरेन इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था और इसलिए उसने स्माइल किया और कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप वर्मा मेंशन में आए हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इस वक्त दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और आहान फील कर पा रहा था कि वीरेन भी मार्शल आर्टिस्ट है, पर उसका लेवल कितना है ये आहान अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। वीरेन की बात का आहान ने बहुत सीधा जवाब दिया। उसने कहा, मैं यहाँ वर्मा फैमिली से रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ये सुनकर वीरेन के मन में बहुत सारे सवाल आए, पर उसने सिर्फ एक बात कही, जितना मैं जानता हूँ अगर कोई चीज आपके लिए मुश्किल है तो वो सिंपल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप हमारी मदद स्काई हिल स्कूल के मैटर में चाहते हैं तो फिर मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि वीरेन ने उसके बारे में एक ओपिनियन बनाया होगा।
वीरेन ने स्काई हिल स्कूल के मैटर में मदद करने के लिए मना किया था, पर कोई और मदद करने के लिए नहीं। आहान ने कहा, स्काई हिल स्कूल का मैटर सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, वो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। ये बात सुनकर वीरेन सिर्फ स्माइल कर रहा था। आहान ने अपनी आगे बात कंटिन्यू की, मैं यहाँ पर वर्मा फैमिली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। आई होप वर्मा फैमिली मेरी ये छोटी सी मदद कर देगी। जो भी प्राइस है वो नेगोशिएट किया जा सकता है। वीरेन ने क्यूरियसली पूछा, आपको हमसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप वॉर अलायंस के पास भी जा सकते हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। आहान ने कहा, वॉर अलायंस के पास ये इन्फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है, इस वजह से ही मैं डेजर्ट की सबसे पावरफुल फैमिली के पास आया हूँ। अपने फैमिली की तारीफ सुनने के बाद वीरेन की आंखें चमकने लगी, पर वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने पूछा, अगर वॉर अलायंस के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास होगी या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर भी आप बताइए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आहान ने कहा, मुझे किसी को ढूंढना है। वीरेन ने पूछा, किसे? आहान ने जवाब दिया, नरेश चोपड़ा। वीरेन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ देर आहान को देखता रहा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, नरेश चोपड़ा डेजर्ट वुल्फ का आदमी है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यानी वर्मा फैमिली उसे ढूंढ रहे हैं तो डेजर्ट वुल्फ को लगेगा कि हम उनसे पंगा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद करना नहीं चाहता हूँ, पर बात यह है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। आहान को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्मा फैमिली डेजर्ट वुल्फ से डरती है। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, आपको ऐसे टैक्टिक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। डेजर्ट में सिर्फ 2 ही फैमिलीज है जो बहुत पावरफुल है, वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ। हम दोनों ने एक दूसरे के बिजनेस में कभी टांग नहीं अड़ाई है और अपने काम से मतलब रखा है। हमें उन्हें प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है। वीरेन की स्टबर्ननेस देखकर आहान ने कहा, मुझे आपसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना। वीरेन ने कहा, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आहान बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। उसे लगा कि वर्मा फैमिली इसकी मदद जरूर करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। आहान चाहता तो वो वीरेन को मना सकता था, पर उसकी फर्मनेस देखकर आहान को लगा कि वो नहीं मानेगा। कुछ देर की शांति के बाद वीरेन ने कहा, आहान, मैं नहीं जानता कि आपकी और नरेश चोपड़ा की क्या दुश्मनी है, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि डेजर्ट वुल्फ से पंगा लेना सही नहीं है। एक बार जो उन्हें ऑफेंड करता है फिर वो बच नहीं सकता है, वो उसे मार कर ही दम लेते हैं। आहान को बात की सीरियसनेस समझ आ रही थी, इसलिए उसने भी सीरियस टोन में पूछा, क्या ये डेजर्ट वुल्फ सच में इतने पावरफुल है? ये बात सुनकर वीरेन को अंदाजा हो गया था कि आहान को डेजर्ट वुल्फ के बारे में पता नहीं है, इस वजह से उनके बारे में वो जानना चाहता था। वीरेन आहान के सवाल का जवाब ना दे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। उसने कहा, अगर मुझे आपको डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताना है तो मुझे पहले वुल्फ्स के बारे में बताना पड़ेगा। वुल्फ्स? वो क्या? आहान ने पूछा। वुल्फ्स डेजर्ट वुल्फ्स के वेपन्स है जो लोगों को मारते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान लेना है। जब तक वो जान ले सकते हैं वो डेजर्ट वुल्फ फैमिली का हिस्सा है। ये सब सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या ये वुल्फ्स इतने खतरनाक हैं? वीरेन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, आप जितना सोच नहीं सकते हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त उनके एग्जिस्टेंस का कारण सिर्फ और सिर्फ ये वुल्व्स है। आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर वर्मा फैमिली डेजर्ट में नहीं रह पाएगी। अगर वो वर्मा फैमिली के पीछे पड़ गए फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर वर्मा फैमिली इतनी कमजोर भी नहीं है कि इतनी आसानी से हिलाई जा सके। वीरेन ये बातें बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा था। उसका ये कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्मा फैमिली की वजह से था। जब वीरेन ने उसकी मदद करने से मना कर दिया तब उसका वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने वीरेन को देखा और कहा, आपने मुझे ये डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू। मेरे और डेजर्ट वुल्फ के ग्रजेस बहुत बढ़ते हैं, इसलिए अब हमारा आमना सामना होना तो तय है। जब मेरा उस वुल्फ पैक से सामना होगा तब क्या होगा ये सिर्फ भगवान ही जानता है। आपके इन्फॉर्मेशन और रिमाइंडर के लिए थैंक यू, और मैंने आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। आप मुझे माफ कर देंगे, आई होप। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, आहान, आप यहाँ आए हैं इसलिए हमारे गेस्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ रुक जाएं।
वैसे भी कल हमारे घर में एंगेजमेंट फंक्शन है, अगर आप रुकेंगे और उसे अटेंड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आहान कुछ सोचने लगा, क्या वो वीरेन की बात मान लेगा या फिर नरेश को ढूंढने खुद निकल जाएगा। आहान जेनी से पूछता है कि क्या वो नरेश चोपड़ा को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। तब जेनी कहती है कि उसे वर्मा फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। आहान वर्मा मैंशन में पहुंचता है और वहां पर वीरेन से मिलता है। जब आहान वीरेन को अपने आने का कारण बताता है तब वीरेन उसकी मदद करने से मना कर देता है। वीरेन उसे डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताता है। जब आहान वहां से जाने लगता है तब वीरेन उसे उनका फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए कहता है। आहान वीरेन के इनविटेशन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि दीपाक्षी भले ही उसके साथ नहीं थी पर उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो लोग उसे रूम में बंद करके रखेंगे और उसकी सारी फ्रीडम चली जाएगी। जहाँ तक कि उसे वापस नीतू के पास ले जाने की बात थी वो तो आहान किसी भी तरह कर लेगा। ये सब सोचने के बाद आहान ने कहा, ठीक है। ये सुनकर वीरेन खुश हो गया और उसने कहा, आई एम श्योर सिस्टर आपसे मिलकर और आपकी ब्लेसिंग्स लेकर बहुत खुश होगी। इतना कहकर वीरेन वहां से चला गया। अब आहान लॉन में अकेला था। वो नहीं जानता था कि किसकी शादी थी, पर वहां रुककर वर्मा फैमिली को करीब से जानने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ी देर बाद वहां एक सर्वेंट आया और वो आहान को कोर्टयार्ड में ले गया। वहां पर फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी और चारों तरफ बहुत फ्रेशनेस थी। आहान को वहां का एनवायरनमेंट बहुत रिलैक्स कर रहा था। वो कोर्टयार्ड के पास में बने हुए गेस्ट रूम में आ गया और सर्वेंट वहां से चला गया। उस रूम में सारी फैसिलिटी थी। वो रूम किसी हाई क्लास 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं था। आहान इस वक्त बहुत कंफर्टेबल था। कुछ देर बाद आहान आराम करने के बाद बोर होने लगा, इसलिए वो कोर्टयार्ड में टहलने चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला कुछ सर्वेंट्स उसके पास आ गए। वो आहान का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जान सके कि आहान को किसी चीज की जरूरत है या नहीं। आहान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर वॉक करना चाहता हूँ। उनमें से एक सर्वेंट ने कहा, अगर आपको वॉक करनी है तो आप फ्लावर गार्डन में वॉक कर सकते हैं। साल के इस टाइम वहाँ पर बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। ये सुनकर आहान की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और नोट करने के बाद उस सर्वेंट के पीछे वो जाने लगा। फ्लावर गार्डन बहुत बड़ा था और वहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। आहान ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर उस फ्रेग्रेंस को एंजॉय करने लगा। जब आहान ने आंखें खोली तब सर्वेंट ने कहा, सर, यह है हमारा फ्लावर गार्डन। आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं और अंदर बहुत सारे स्नैक्स, ड्रिंक्स और रिफ्रेशमेंट्स हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। आहान गार्डन में टहलने लगा। वहां पर बहुत सारे व्हाइट और येलो कलर के फ्लावर थे। आहान चुपचाप चल रहा था और उसका माइंड और बॉडी दोनों अच्छे से रिलैक्स हो गए थे। कुछ कदम चलने के बाद में आहान को एक शेड नजर आई जहाँ पर एक टेबल और चेयर्स लगी हुई थी और जिस स्नैक्स के बारे में सर्वेंट बात कर रहा था वो रखे हुए थे। आहान चेयर पर बैठ गया। यहाँ पर अभी बहुत शांति थी। आहान ने एक केक का पीस उठाया और उसे टेस्ट किया। एक बाइट से उसे पता चल गया था कि वो बनाना केक था और टेस्ट में काफी अच्छा था। आहान कुछ देर वही बैठा रहा और डिनर टाइम होने का इंतजार करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए कुछ फ्लावर्स और लीव्स उसके शोल्डर पर आकर गिर गई थी। आहान ने उन्हें जैसे ही हटाया और उसने देखा कि वहां पर एक लड़की आ रही थी। आहान ने जब गौर से देखा तब उसे याद आया कि वो लड़की जेनी की दोस्त थी। आहान उसका नाम नहीं जानता था। सुहाना भी उस गार्डन में किसी अनजान को देखकर हैरान थी। उसे नहीं लगा था कि वो वहां किसी से भी मिलेगी। जब सुहाना ने नजदीक से देखा तब वो आहान को पहचान गई थी। वो सीधा उसके पास आई और उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान ने उसे देखा और कहा, लास्ट टाइम मैं जब आपसे मिला था तब मैंने आपको आपका नाम नहीं पूछा था। मुझे नहीं पता था कि आप वर्मा फैमिली के मेंबर हैं। आहान ने उस दिन सुहाना को ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए वो अब उसे देख रहा था। सुहाना सुंदर थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी थी और वो बहुत डिसेंट लग रही थी। आहान ने उसे बहुत नेचुरली देखा था, इसलिए वो क्रीपी भी नहीं लग रहा था। सुहाना आहान के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और उसने कहा, मेरा नाम सुहाना है, आप कौन है? आहान ने जवाब दिया, आहान। सुहाना ने टेबल पर केक को देखा और पूछा, आपने ये बनाना केक ट्राई किया? कैसा लगा आपको? आहान को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने केक ट्राई किया था और उसे पसंद भी आया था, इसलिए उसने कहा, ये वर्मा फैमिली की तरफ से है तो
अच्छा ही होगा। आहान ने जो कहा था वो सच था, पर सुहाना को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, इस केक का वर्मा फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर आहान को अंदाजा हो गया था कि उसके और वर्मा फैमिलीज के बीच में इक्वेशन ठीक नहीं है। उसने आगे इस टॉपिक पर बात नहीं की और टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ये गार्डन कितना सुंदर है। मैं बोर हो रहा था इसलिए यहाँ पर वॉक करने आ गया। किस्मत देखो, अब हम दोनों इसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं। सुहाना ने अपने आसपास फूलों को देखा और थोड़ा उदास होते हुए बोली, भले ये सब कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। इनके खत्म हो जाने के बाद कोई इन्हें याद भी नहीं करेगा और that is something really sad। आहान ने उसकी बात से एग्री नहीं किया और कहा, उन्होंने कभी किसी को उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कहा है। वो बस खुशी और उम्मीद स्प्रेड करते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आपको कुछ नहीं पता है, आप यहाँ पर बस गेस्ट हैं। कोई कितना दर्द में है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं आप। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, जिस पर गुजरती है उसे पता चलता है। आहान को इस डांट का मतलब समझ नहीं आया था। वो नहीं जानता था कि सुहाना के मन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक नॉर्मल बात को उसने एक अलग एंगल दे दिया था। पर वो इतना जरूर समझ गया था कि सुहाना बहुत डिप्रेस थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे कंसोल करे, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। आहान को इस तरह चुप देखकर सुहाना को एहसास हुआ कि वो ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने अपना सिर झुकाया और आहान से कहा, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आहान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कंसोल करना चाहता था, पर उसे लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो वो गलत मतलब निकालेंगे, इसलिए आहान ने कुछ नहीं किया बल्कि कहा, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, शायद मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत होगा, तभी आपने ऐसे रिएक्ट किया है। सुहाना ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में बुरा थॉट आया जिसकी वजह से ये सब हो गया। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतना कहने के बाद सुहाना वहां से चली गई। वो अपना दर्द किसी से नहीं शेयर कर सकती थी, तो फिर एक अनजान लड़के के साथ कैसे शेयर कर सकती थी। आहान ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसके जाने के बाद वो अब गार्डन में अकेला था। आहान थोड़ी देर शांति से बैठा ही था कि तभी वहां पर ऋषभ आ गया। वो सीधा आहान के पास आया और उसने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। ऋषभ के पास इस वक्त उसकी स्पोर्ट नहीं थी और ना ही उसने फाइटिंग सूट पहना हुआ था। उसने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त आहान उठकर जाना चाहता था, पर ऋषभ के आने के बाद उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फिर से बैठ गया। उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस वक्त बस इतना चाहता था कि उसे कोई मिल जाए जिससे वो बात कर सके। उसने कहा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और बहुत पेन में हूँ। आहान पहले तो उसे इग्नोर करके जाना चाहता था, पर जब उसने ये बात सुनी तब वो रुक गया। उसके अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी। ऋषभ ने कहा, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर वो मुझे बहुत बॉदर कर रही हैं। मैं आखिर ये सब बात किससे शेयर करूँ? आहान ने इनडायरेक्टली पूछा, तुम वर्मा हो क्या? वर्मा फैमिली भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है? ऋषभ ने डिसअपॉइंट होते हुए जवाब दिया, वर्मा फैमिली तो है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं जब 4 साल का था तब से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए 14 साल हो गए हैं। मैं रोज अपनी बॉडी को मेडिसिनल लिक्विड में सोक करता। ये बहुत पेनफुल होता है। ऐसे मार्शल आर्ट्स का क्या फायदा? मुझे मेरी फैमिली ने मार्शल आर्ट्स बहुत मुश्किल से सिखाया है। आहान ने जवाब दिया, अगर तुम इतने सालों से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी बहुत अच्छा होगा। तुमने इतने हार्डशिप्स देखे हैं और अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऋषभ ने ये बात सुनकर कहा, हाई कल्टीवेशन लेवल का क्या मतलब है? अगर मैं फाइट ही नहीं कर सकता तो? वो जब ये सब बातें बोल रहा था तब साफ नजर आ रहा था कि वो कितना दुखी है। आहान को नहीं पता था कि ऋषभ किस बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो कोई ओपिनियन नहीं दे पाया। ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, उन्हें क्या लगता है? मैं जानता नहीं हूँ, पर मुझे पता है जिस तरह से उसने मुझे देखा है, मैं समझ गया था कि जो बातें उसने मुझसे की थी वो बहुत अजीब लगी थी। अब मुझे अजीब लग रहा है तो मैं उनसे पूछूंगा ना। और जब मैंने उससे पूछा और मुझे जवाब मिला तब मैं तो खुशी से पागल हो गया था। मैंने उसे ढूंढा और मैं उसे वापस लेकर आया, पर
ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, ये है वर्मा फैमिली। ऋषभ की बातों में वर्मा फैमिली के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त इतना प्रेशर फील कर रहा था कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, मुझे गुस्सा इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या फायदा मेरे स्पोर्ट टेक्निक में इतना अच्छा होने का अगर मैं लड़ नहीं सकता हूँ तो। इतना बोलते हुए वो अपनी चेयर का सहारा लेकर बैठ गया। आहान ने पहले सोचा था कि वो कुछ नहीं बोलेगा, पर उसे इतने दर्द में देखकर उसने कहा, क्या तुम मर्द नहीं हो? ऋषभ ने उसे देखा और कहा, ऑफ कोर्स आई एम मैन। इस पर आहान ने जवाब दिया, तो फिर वो करो जो एक आदमी को करना चाहिए। एक इस दर्द की बात कर रहे हो तुम? कौन सा दर्द, कैसा दर्द? तुम सोचो कि वो इंसान तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अपने बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम्हें किसी के लिए कुछ करना है तो फिर तुम्हें फैमिली के अगेंस्ट जाना होगा।